अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? खुश हैं? तैयार हैं? शुरू करें। शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स को। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं पीआरसी के अंदर? पीआरसी 1 तो चल रही है आपकी, पीआरसी 2 भी चल रही होगी आपकी, पीआरसी 3 अब शुरू हो जाएगी, पीआरसी 4 भी चल रही होगी आपकी, और जैसे ही पीआरसी 3 ख़त्म होगी आपका पीआरसी 5 का कोर्स शुरू हो जाएगा। पीआरसी 3 इज़ बेसिकली इकोनॉमिक्स, या हम इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें फिलॉसफी ज़्यादा, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारी अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, एक ऐसा पेपर जिसमें चीज़ें आसान हैं अगर आप इनको सिंपल टर्म्स में रख के अंडरस्टैंड करें। जितना ज़्यादा इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए तो कॉम्प्लेक्स होंगी और आपको समझ आने में भी मुश्किल पेश आएगी। तो हमारा एक ही फंडा होगा, टू कीप इट सिंपल। जितना सिंपल रख के तैयार करेंगे बात समझ भी आएगी क्लास में, घर जाके रिवाइज भी होगा और आप पेपर भी ICAP का बड़ी आसानी से पास कर लेंगे, क्योंकि लिखना तो है नहीं पेपर में। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स होंगे तो MCQ बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। और कितने MCQs होते हैं पेपर में? 50, 2 नंबर का एक। और 50 में से कितने पास के लिए चाहिए होते हैं? 25 सही होंगे तो 50 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि आपके पेपर पास हो जाए। कुछ बातें पहले बेसिक्स ही करते हैं ऑन ओरिएंटेशन, और उसके बाद हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे आज ही। हमारा आज का एजेंडा क्या है? हमने आइडेंटिफाई करने हैं इश्यूज़, बुक्स कौन सी फॉलो होंगी, पेपर का क्या पैटर्न है, सिलेबस आउटलाइन क्या है, क्या ट्रेंड रहा है कि आपका इन द पास्ट एग्ज़ाम्स, कीज़ टू सक्सेस क्या हैं, और क्या क्या कंक्लूजन्स आपको आज मिलेंगी। सबसे पहले हमें ये पता है कि ये पेपर क्या है, 100% ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ग्रिड चेक कर लेते हैं इसकी। तो भाइयों और बहनों, इसकी जो ग्रिड है कुछ ऐसी है। अच्छा, ग्रिड एनालिसिस तो बहुत ज़रूरी होता है हर पेपर के लिए, चाहे वो कैफ का पेपर हो, चाहे वो पीआरसी का पेपर हो, इवन अगर वो CFAP का पेपर भी हो, क्योंकि ये ग्रिड आपको बेसिकली ICAP का टेस्टिंग पैटर्न समझाने में हेल्प करता है। पूरे कोर्स को ICAP ने 3 हिस्सों में सेग्रीगेट कर दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले से का नाम बताएंगे ज़रा मुझे? इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे एंड लगा हुआ है, इस एंड का क्या मतलब है? इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स चैप्टर 1 में डिफाइंड है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, 3 एंड 4 में। आपको मैं एक चीज़ समझाऊं पहले। जो आपका पेपर है ना इकोनॉमिक्स, इसकी पार्टीशंस हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, 3 एंड 4, एंड देन कम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैक्रो की भी 2 टाइप्स हैं, एक बेसिक्स और दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ट्रेंड्स। तो इसको मैं मज़ीद ड्रिल डाउन करता हूँ। एक बेसिक्स और सेकंड क्या है? पॉलिसीज एंड ट्रेंड्स। बेसिक्स में हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, 6 है, 7 है एंड 8, और यहाँ पे हमारे पास 9, 10, 11, 12 एंड 13। और जो
पुरानी बातें हैं, यानी कि जो उसका स्कोप है जिसमें इसकी हिस्ट्री बयान की गई है, और इकोनॉमिक्स के अपना जो बेसिक्स हैं वो चैप्टर नंबर 1 उसको डील करता है। तो सर जी कुल मिला के हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं? 13। यहाँ पे 12 तक लिखा हुआ है मगर इसके आगे 13 भी था। तो चैप्टर्स कितने हमारे पास? 13। 13 को आए के आपने डिवाइड कैसे किया? 3 सेग्रीगेशंस में। पहले में चैप्टर्स कितने हैं? 4। चैप्टर्स कौन से हैं? 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सेकंड में हमारे पास चैप्टर्स कौन से हैं? बेसिक्स के अंदर, मैक्रो के बेसिक्स के अंदर 5, 6, 7 एंड 8। और उसके बाद पॉलिसीज एंड ट्रेंड में हमारे पास क्या है? 9, 10, 11, 12 एंड 13। याद है? कॉल क्लियर? इसके आगे आपको एक और कॉलम नजर आ रहा होगा वेटेज का। ये कॉलम क्यों है, किस लिए है? वेटेज क्या शो करता है कि इसमें से कितने मार्क्स का पोर्शन टेस्ट होगा। ग्रेड ए में से 30 नंबर मिनिमम और 45 नंबर मैक्सिमम। अच्छा, अगर 30 मिनिमम है इसका मतलब है कि कितने एमसीक्यूज मिनिमम आ सकते हैं? 15। और अगर 45 मैक्सिमम है तो कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं? 45 का 2 भी डिवाइड होता है? नहीं। क्या 44 2 भी डिवाइड होता है? यस। इसका मतलब है 15 से 22 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। 15 टू कितने? 22 एमसीक्यूज आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन से मिल जाएंगे। 15 से 22। नीचे आ जाएं। 20 से 30 को रख करें क्लासीफाई। 10 से 15 तो 10 to 15 एमसीक्यूज। और आगे क्या है? 30 से 45 वही सेम ग्रेड, तो यहाँ पे भी 15 to 22 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। एक काम करते हैं, मिनिमम काउंट करते हैं। 15 प्लस 10 प्लस 15 40। अब मैक्सिमम काउंट करते हैं। 22 और 15 37, 39, 14, 59 ऐसे ही बन रहा है। तो 40 to 59 ऑन एवरेज मेरे पास क्या निकल के आएगा? 50। तो ये है आपका एनालिसिस ऑफ ग्रेड। इसका मतलब ये है कि जब आप ये 4 चैप्टर्स तैयार कर रहे हैं तो आपके जहन में क्या होना चाहिए? 15 से 22 एमसीक्यूज यहाँ से फॉर श्योर आने ही आने। जब नीचे वाला एरिया तैयार कर रहे हो तो 15 से 22 एमसीक्यूज आपको यहाँ भी, सॉरी 10 से 15 आपको यहाँ भी नज़र आएंगे। और जब नीचे वाला एरिया तैयार कर रहे होंगे 30 से 45 वाला, तो अगेन इट विल बी 15 से 22 एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है? सबसे पहले तो आपके पास ICAP की एक बुक होगी, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ICAP की बुक थोड़ी सी मुश्किल है बनी हुई, तो आप मेरे बनाए हुए जो बुक है एक नोट्स, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बुक आपको किताब में जो है वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी, और इसका जो सॉफ्ट वर्जन है PDF का वो मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। कोशिश ये होगी कि डेली बेस पे जो लेक्चर हम लोग डिलीवर करेंगे क्लास में, या वो एक रात पहले या वो उसी दिन, जिस तरह मैंने कल रात को शेयर किया था, तो आई विल बी शेयरिंग द थिंग्स ऑन डेली बेसिस, ताकि आपके पास हर लेक्चर के रेलिवेंट लेक्चर नोट्स अवेलेबल हो। और वो स्लाइड्स की फॉर्म में होते हैं, तो उसको मैं PDF में अलग से कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा ताकि आप लोग परेशान ना हो। अच्छा, कोशिश करनी है कि इकोनॉमिक्स के इस क्लास के अंदर लिखना कम से कम है, क्योंकि समझ आनी ज़रूरी है। ये सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा, किताब में भी है, ICAP की बुक में भी है, एक नोट्स में भी है, इन स्लाइड्स में भी है, सब कुछ मिल जाएगा। आपने क्या करना है? साथ देना, कॉन्सेप्ट्स को क्लास में बिल्ड करना। जब आप घर जाकर उसको रिवाइज करेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि यार अगर ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है, और अगर ये सर ने ऐसे बताया था तो मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता, वो चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करती है। डन है यहाँ तक? जी, थिंग्स यू शुड हैव इन क्लास। रजिस्टर /
नोटबुक फॉर नोटिंग, अगर आपने नोट करना है तो, अदरवाइज मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा। ये क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेटर। उसके बाद 2-3 कलर के बॉल पेन्स। अच्छा, ये रजिस्टर और इन बॉल पेन्स का आपस में एक ताल्लुक है। ताल्लुक क्या है? इकोनॉमिक्स में ना आपको जगह जगह पे ग्राफ्स मिलेंगे। इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली 3 तरह से समझाई जाती है। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, दूसरा न्यूमेरिकल फॉर्म में, और तीसरा ग्राफिकल फॉर्म में। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म। और ग्राफिकल फॉर्म के लिए क्या ज़रूरी है कि जब आप लोग ग्राफ्स बनाएंगे, जब ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे, तो जितने डिफरेंट कलर्स के पेन होंगे उतना ईजिली आप उसको समझ पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। बुक नोट्स तो खैर साथ साथ हमारी चल ही रही होंगी। सक्सेस कैसे हासिल करनी है? पहला स्टेप क्या है? अटेंड डेली क्लास एंड मेक माइंड मैप्स। ये माइंड मैप्स क्या होते हैं? ये माइंड मैप्स क्या होते हैं? अपने नोट्स, अपनी वर्किंग, जो चीज़ आपने आज पढ़ी है घर जाके कोशिश करें कि उसको अपने आसान अल्फाज में लिख लें, या उसकी एक मैपिंग कर लें, एक फ़्लो चार्ट सा बना लें कि आज ये है, आज हमने 2 बातें पढ़ाई थी, इस बात में ये 4 बातें हैं, इस बात में ये 5 बातें हैं, और इसका रिलेशन ये है, ये ऐसे, ये वैसे। तो ये करके आप क्या बना सकते हैं? डेली बेस पे माइंड मैप्स। इसका एक फ़ायदा होगा, क्विक रिवीजन। जब आप चीज़ों को रिवाइज करने लगेंगे तो आपको मसला नहीं आएगा। सर क्लास तो ले ली, उसके बाद क्या करना है? आस्क योर, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा क्या होगा? क्या होता है फ़ायदा सवाल पूछने का? एक तो आपको जो मसला है वो क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वहाँ पे हुई, इसके साथ क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग। एंड साथ साथ क्या देने हम लोगों ने? वीकली टेस्ट एंड असाइनमेंट्स। देखें, कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल गया, घर जाके आपने माइंड मैप्स बनाए, वो स्ट्रॉन्ग हुआ। बनाते हुए आपको इश्यूज आएंगे, वो आपने नेक्स्ट डे पूछे या व्हाट्सएप में पूछ लिए। और इसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास क्या है? वीकली टेस्टिंग। इन दोनों से क्या होगा? जब आप घर पे तैयारी कर रहे हैं तो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन इन माइंड व्हेन यू गो टू। सोने से पहले पहले आपने जितने भी सवाल पूछने हैं ग्रुप में डाल के सो जाएं, ताकि जब आप सुबह उठें तो आपको उनके आंसर्स ऑलरेडी मिल रहे हो। एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बाय गिविंग ऑल टेस्ट। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आप कभी भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। सर कितना टाइम पढ़ना है क्लास के बाद? डेली। और ये 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें मोबाइल आपसे कोसों दूर पड़ा हो। देखिए आप क्लास में बैठे हुए हैं, क्या आपके हाथ में मोबाइल है? क्या मेरे हाथ में मोबाइल है? नहीं। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप मुझसे मुखातिब हैं। इट मीन्स कि हम सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। सिनर्जी का वर्ड पहले कहीं सुना? सिनर्जी क्या होती है? इसका आंसर क्या होगा? 2। ये तो मैथ वाले बच्चे बताते हैं ना, ये भी ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 1? दिस इज कॉल्ड सिनर्जी इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड सिनर्जी इफेक्ट। जब आप 1 घंटा पढ़ेंगे और टिक के पढ़ेंगे, डेडिकेटेडली पढ़ेंगे, मोबाइल को अपने आप से दूर रख के पढ़ेंगे, डिस्ट्रैक्शन लेस होके पढ़ेंगे, तो वो 1 घंटे में इतनी बरकत होगी कि बहुत कुछ उस टाइम में रिवाइज किया जा सकता है। बहुत कुछ उस 1 घंटे में ना सिर्फ आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे बल्कि अपने मसले भी साथ साथ क्लियर कर सकते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारे पास क्या होता है? मोबाइल। हम लोग 10 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं यार अच्छा ये तो चलो लिखा हुआ साइड पे फेंकते हैं उसको, मोबाइल में देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ जी, मैंने स्नैपचैट पे ये वाला फ़िल्टर लगाना था, मैंने फेसबुक के ऊपर ये वाली रील शेयर करनी थी, ये करना था, वो करना था, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाना है। तो वो आपकी जो अटेंशन है वो क्या हो जाती है? साथ ही डाइवर्ट हो जाती है, आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे वो जो 10 मिनट आपने गलती से पढ़ भी लिया होता है वो भी किसी काम आपके
नहीं आ रहा होता। तो इस चीज़ से आपने हमेशा क्या करना है, अवॉइड करना है, इस चीज़ से आपने भागना है। मोबाइल जब भी पढ़ने बैठें इसको बंद करके रखें, या उसको उल्टा कर दें, या पेरेंट्स के हवाले कर दें, उनसे कहें कि अब आपका जो बच्चा है वो सीरियस हो गया है पढ़ाई को लेके, अब वो एक बड़ा आदमी बनने को तैयार है, अब उसने सीए करना है, तो अम्मी जी ये रहा मोबाइल, इसको संभालें, मैं ज़रा पढ़ के आता हूँ, आप तब तक इस पर बैठ के वो सांप वाली गेम खेलें, ठीक है ना, हैं पबजी खेलें। हाँ, जब आपने पढ़ाई कर ली हो उसके बाद आप जो मर्जी करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? यू विल बी हैविंग अ वैलिड एक्सक्यूज कि जी पढ़ लिया, अब तो हमारी फन टाइम है। तो फन टाइम शुड बी डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन टाइम। जिस टाइम पे पढ़ना है उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है, और जिस टाइम पे फन करना है उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फन करना है। उस टाइम पे पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना, और पढ़ाई करते टाइम फन एक्टिविटीज़ के बारे में आपने नहीं सोचना। ये आइडियल वे है टू पास एग्जाम्स इन सीए। क्या बोला? डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। और एक बात मैंने आपको आज से पहले भी बताई हुई है, ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। थोड़ा पढ़ लें मगर अच्छा पढ़ लें, इतना पढ़ लें कि डेली बेस पे आप उसको तैयार कर सकें, ना बल्क में ज़्यादा हो ना बल्क में इतना कम हो। यहाँ तक ऑल क्लियर? अब शुरू करें अपना मेन एजेंडा। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लो, यहाँ तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? हमारे बुक में कितने चैप्टर्स हैं? 13। शुरू हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। हम स्टार्ट किससे करेंगे? चैप्टर नंबर 2 के साथ। 1 को हम साथ साथ कवर करते रहेंगे जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत आएगी, अदरवाइज़ हम इसको एंड के करीब कवर कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें बोरिंग बातें बहुत ज़्यादा लिखी हुई हैं। तो खामखा आप, मैं नहीं चाहता कि आप डे 1 पे बोर हों। तो डे 1 शुड बी अ फन डे, एंड चैप्टर 2 आपको एक ईज़ देता है, आपका इंटरेस्ट डेवलप करवाता है इकोनॉमिक्स की तरफ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का ये जो वर्ड है इसका ओरिजिन क्या है? ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली। कहाँ से आया? ग्रीक। ग्रीक में इसको कहते हैं ओइकोनोमिया, ओ ई को नोमिया। ये 2 वर्ड से मिला है, एक ओइकोस और दूसरा नोमोस। ओइकोस और नोमोस। इसमें ओइकोस क्या है? ओइकोस कहते हैं टू मैनेज, ओइकोस कहते हैं टू मैनेज, और नोमोस कहते हैं अ हाउस होल्ड। तो अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या बनेगा? टू मैनेज अ हाउस होल्ड, टू मैनेज अ हाउस होल्ड विद लिमिटेड रिसोर्सेस। क्योंकि मैनेज आप तभी करते हैं जब आपके पास रिसोर्सेज क्या हो? लिमिटेड हो। अगर रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड हैं तो फिर मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसा ही है कि जेब में अगर लिमिटेड से पैसे हैं तो मैं अपना क्या बनाऊंगा? बजट, कि मैंने किस टाइम पे क्या खाना है, कितने पैसे खाने पे खर्च करने हैं, कितने पैसे पहनने पे खर्च करने हैं, कितने पैसे दवाइयों पे खर्च करने हैं। बट अगर जेब में पैसे अनलिमिटेड हो तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है आप लोग बजट बनाएंगे? नहीं। क्यों? वो पैसे कभी जेब से ख़त्म ही नहीं हो रहे। सो इसको मैं क्या डिफाइन करूंगा? टू मैनेज अ हाउस होल्ड विद लिमिटेड रिसोर्सेस। अच्छा, इकोनॉमिक्स में ना वर्ड लिमिटेड को एक नया नाम दिया जाता है, स्कार्स, SCARCE, स्कार्स रिसोर्सेस। क्या कहते हैं उसको? स्कार्स रिसोर्स। 1776 से कहानी है इसकी, बल्कि इससे भी पुरानी है, मगर इस दौर को हम लोग कहते हैं क्लासिकल दौर, क्लासिकल एरा ऑफ इकोनॉमिक्स।
और इस टाइम पे जो इसके पायनियर थे दैट वाज स्मिथ, स्मिथ के बाद हमारे पास आए मार्शल। कौन आए? मार्शल। इनके दौर को कहा जाता है नियो क्लासिकल एरा, नियो क्लासिकल। और उसके बाद रॉबिन्स, उसके बाद कौन आए? रॉबिन्स। और ये कहलाता है मॉडर्न एरा। क्या कहलाता है? मॉडर्न एरा ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली जो टर्म है ना लिमिटेड रिसोर्सेस या स्कार्स रिसोर्सेस, ये इन्होंने यूज की थी, इन भाई साहब ने यूज की थी, रॉबिन्स ने। उसने कहा था यार देखो, अगर आप लोग मैनेज कर रहे हैं तो रिसोर्सेज अगर जब तक लिमिटेड नहीं होंगे आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर टू मैनेज समथिंग आपके पास रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? लिमिटेड होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सी हिस्ट्री है। बेसिकली हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन करता है। तो विदाउट गोइंग इनटू चैप्टर 1 मैंने थोड़ा सा आपको इसका एक ब्रीफ सा इंट्रो दे दिया ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट मजीद इसके ऊपर डेवलप हो जाए। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम बताइएगा। डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट। दोबारा बोलें, 3 दफा बोलिएगा, 3 दफा बोलना। डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या ये एक वर्ड है, 2 वर्ड है या 3 वर्ड है? ये 3 वर्ड, नहीं 3 है। डिमांड, सप्लाई, मार्केट, इक्विलिब्रियम। शुरू करते हैं वर्ड डिमांड के साथ। मुझे बताइए कि आपको बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? क्या होती हैं गुड्स और क्या होती हैं सर्विसेज? और इंटेंजिबल क्या होता? हर वो चीज जिसको आप क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, ये क्या कहलाती है? गुड्स या टेंजिबल थिंग्स। जिस तरह ये लैपटॉप है, ये क्या है? एक टेंजिबल है। ये रोस्ट्रम क्या है? टेंजिबल। ये एलईडी टेंजिबल। ये बोर्ड, ये कुर्सियाँ टेंजिबल, ये पक्खा टेंजिबल। हर वो चीज़ जिसको आप क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं और which are used by human beings to satisfy their wants are called goods। भाई पढ़ना है तो पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? किताब। जब तक आपके पास किताब नहीं होगी आप पढ़ने की जो वांट है उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मुझे सफ़र करना है, सफ़र करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? गाड़ी। जब तक आपके पास कार नहीं है आप अपनी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, भूख को ख़त्म करने के लिए क्या ज़रूरी है? खाना, चावल, रोटी, दाल, दलिया। वो क्या है? गुड्स। मुझे प्रोडक्शन करनी है, क्या करनी है? मुझे ये मार्कर बनाना है, तो मार्कर बनाना मेरी वांट है, जिसके लिए क्या चीज़ चाहिए होगी? मशीनरी चाहिए होगी। मुझे राब्ता करना है, उसके लिए क्या चाहिए होगा? तो मोबाइल फ़ोन हो, मशीनरी हो, किताब हो, घड़ी हो, बुक्स हो, क्या आप उनको टच कर सकते हैं? क्या ये गुड्स हैं? क्या आप पानी को टच कर सकते हैं? खाने को टच कर सकते हैं? These are called goods। These are called goods। तो हर वो चीज़ जिसको आप फिजिकली टच कर सकें वो क्या कहलाती है? गुड्स। यहाँ तक क्लियर है? सर्विसेज। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं जनाब मेरा इलाज करो, आई एम नॉट फीलिंग वेल। डॉक्टर आपके ऊपर कोई ना कोई ट्रीटमेंट करता है, ऐसी ट्रीटमेंट जिसको आप टच नहीं कर सकता। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम गिविंग यू अ सर्विस,
मेरे अल्फाजों को आप टच कर सकते हैं? नहीं, मगर क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बट उनको फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो हर वो चीज़ जो आपकी वांट तो सेटिस्फाई कर रही है मगर आप उसको टच नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है? सर्विसेज। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी पूछता है कि भाई गुड्स में और सर्विसेज में क्या फ़र्क है, तो बताएं क्या फ़र्क होगा? गुड्स वो चीज़ें हैं जिनसे आपकी वांट सेटिस्फाई होती हैं और उसको आप क्या कर सकते हैं? दीज आर कॉल्ड टेंजिबल थिंग्स। सर्विसेज हर वो चीज़ जिससे आपकी वांट सेटिस्फाई होती है मगर आप उसको टच नहीं कर सकते, ये टेंजिबल है, तो ये क्या कहलाएगी? इनटेंजिबल। क्या कहलाएगी? इनटेंजिबल। एग्जाम्पल्स क्या हैं? मेडिकल चेकअप, कंसल्टेंसी, ट्यूशन, पढ़ाई। आपने घर में फर्नीचर बनाना है, किसको बुलाएंगे? कारपेंटर को बुलाएंगे। कारपेंटर क्या बना बनाया फर्नीचर लेकर आएगा? नहीं, लकड़ियां लेकर आएगा और उसके ऊपर अपना हुनर दिखा के उस लकड़ी को किस में कन्वर्ट करेगा? तो वो जो उसका हुनर है इट इज कॉल्ड, बट जो एंड प्रोडक्ट आपको मिला है वो क्या है? गुड्स। तो जनरली व्हेन वी से गुड्स इट मींस गुड्स एंड, तो जब हम लोग खाली वर्ड गुड्स भी बोलते हैं तो इसमें सर्विसेज का वर्ड बाय डिफॉल्ट शामिल हो जाता। इस स्लाइड से कोई सवाल? यहाँ तक आसान आसान बातें हो रही हैं। आप लोग बाजार तो जाते ही होंगे। लास्ट टाइम कौन बाजार गया था रिसेंटली आप में से कोई? करीम ब्लॉक गए थे? क्या लेने गए थे? क्या लेने गए थे? पेंट लेने गए थे। मिल गई थी? कितने की मिली थी? 1100 की मिली थी आपको पेंट। 100 रुपया उन्होंने दिया ऑल्ट्रेशन के लिए। ये जो ऑल्ट्रेशन है सर्विसेज, और जो सामान लेकर आए हैं गुड्स। अच्छा, आप गए मार्केट में टू बाय अ पेंट। अब आपके जहन में है कि आपने पेंट बाय करनी है और आपके पास उस पेंट को खरीदने के क्या हैं? पैसे हैं। क्या पैसे लिमिटेड थे या अनलिमिटेड थे? लिमिटेड थे, यानी कि आपने जहन में एक बजट बनाया हुआ था कि मुझे इतने बजट तक अपनी पेंट बाय करनी है। क्या बजट था आपका? जहन में क्या था कि कहाँ तक होगी तो मैं बाय कर सकता हूँ? 1500 तक का बजट था आपके पास। तो आपका नाम क्या है? इब्रार भाई गए टू बाय अ पेंट फॉर रुपीज 15,000 इनकी जेब में इन्होंने बजट रखा हुआ था। जब आप पहुंचे मार्केट में तो किसी शॉप पे गए होंगे और शॉपकीपर ने आपको डिफरेंट आइटम्स दिखाई होंगी जिसमें से आपने चूज़ की होगी आफ्टर योर मेक चेक करने के बाद। तो क्या मैं आपको कस्टमर कह सकता हूँ? जो दुकानदार आपको बेच रहा है क्या मैं उसको सेलर कह सकता हूँ? यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? कस्टमर कौन होता है? वो बंदा जो पैसे लेके मार्केट में गया है इन ऑर्डर टू बाय गुड्स और सर्विसेज। सेलर कौन है? वो बंदा जिसने वो गुड्स या सर्विसेज आपको क्या करनी है? प्रोवाइड करनी है। साथ साथ चलना है। वो प्लेस जहां पे बायर सेलर से मिल रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मार्केट। तो मार्केट ही है जो कि बायर को सेलर से जोड़ती है, बायर को सेलर से मिलाती है। अगर ये मार्केट्स ना हो तो बायर कभी भी अपनी डिमांड लेके सेलर के पास नहीं जाएगा और सेलर कभी भी उसको सप्लाई नहीं करेगा। और जब डिमांड और सप्लाई आउट हो रही होंगी तो मार्केट में इक्विलिब्रियम कभी भी मेंटेन नहीं करेगा। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? बैलेंस। यानी कि मार्केट में क्या दो चीज़ें आपस में बैलेंस होनी चाहिए? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड, डिमांड कौन ओरिजिनेट करेगा? कस्टमर को हम क्या और कह सकते हैं? बायर। सप्लाई कौन करता है? सेलर।
तो मार्केट क्या है? एक ऐसी प्लेस जहां पे बायर किससे मिलता है? सेलर से मिलता है, ताकि वो अपनी डिमांड पूरी करवा सके। अब मार्केट्स बहुत तरह की होती हैं, कुछ फिजिकल होती हैं, कुछ वर्चुअल होती हैं। ये वर्चुअल क्या होता है? ऑनलाइन, जिसको अगेन आप टच नहीं कर सकते। मार्केट्स कैन बी गुड्स की मार्केट, सामान की मार्केट, कैन बी फाइनेंशियल। ये फाइनेंशियल मार्केट से क्या मुराद है मेरी? बैंक्स, ऐसी मार्केट्स जहां पे क्या पाए जाएं? बैंक्स पाए जाएं। क्योंकि देखिए, बैंक्स आपको कोई गुड्स प्रोवाइड करते हैं? नहीं। तो बैंक्स के लिए जो एक स्पेशल टर्म यूज होती है वो कौन सी है? फाइनेंशियल मार्केट। और गुड्स के साथ क्या होंगे? हमेशा सर्विसेज, जो कि पोटेंशियल बायर को जोड़ी हैं किसके साथ? सेलर के साथ, ताकि वो प्राइसेस के ऊपर बहस करे, जो क्वांटिटी लेनी है उसके ऊपर बार्गेन करे, दोनों आपस में खुश हों, और बायर वो चीज़ सेलर से परचेज करके आ जाए। तब क्या मेंटेन हो रहा होगा दोनों पार्टीज में? बेचने वाले ने चीज़ बेच दी, उसको पैसे मिल गए। खरीदने वाले ने अपनी जो नीड थी, जो अपनी वांट थी, उसको सेटिस्फाई कर लिया। तो ये भी खुश और वो भी खुश। इनको पेंट मिल गई, उसको पैसे मिल गए। इनकी भी ज़रूरत पूरी और उनकी भी ज़रूरत पूरी। ये डे मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आपको मैं क्लियर करवाऊं कि दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी जो टास्क थे, क्या थे? टास्क थे, उसको पूरा कर लिया। पूरी मैंने इसलिए बोला था ताकि थोड़ा सा एम्फसाइज कर सकूँ, आपके जहन में रहे। तो बायर ने भी अपना काम पूरा किया और सेलर ने भी अपना काम पूरा किया। अब मार्केट्स कैन बी लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, या मुझे वर्चुअल की कोई एग्जांपल देते हैं आप लोग? दराज, अलीबाबा, अमेज़ॉन, शॉपिफाई। लोकल मार्केट्स कोई एग्जांपल? लोकल मार्केट कोई एग्जांपल? लोकल मींस लाहौर के अंदर अनारकली, इचरा, समनाबाद मार्केट, करीम ब्लॉक, ठीक है, मून मार्केट। नेशनल मार्केट्स, ऐसी मार्केट जो कि पाकिस्तान में स्प्रेड है। देखिए, यहाँ पे आपने लोकल की बात की थी। यार मजाक बाद में कर लेंगे हम लोग, पहले पढ़ लें ज़रा। लोकल मार्केट से मुराद था लाहौर के अंदर एग्जिस्ट करने वाले मार्केट। जब हम नेशनल की बात करते हैं, इट मीन्स मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मुझे बताइए, कपड़ा कहाँ पे बनता है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पे बनते हैं? खेलों का सामान कहाँ पे बनता है? तो वो मार्केट्स क्या कहलाएंगे? एंड देन कम्स, यानी कि पूरी दुनिया की बात हो रही है। सबसे चीप लेबर कहाँ पे मिलती है? चीपेस्ट लेबर एशिया। अब एशिया में चाइना भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केट मीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड, नेशनल मीन्स पाकिस्तान में स्प्रेड, और लोकल मीन्स पाकिस्तान के अंदर जिस शहर की बात कर रहे हैं उसके अंदर जो मार्केट्स हैं वो क्या है? मुझे बताइए, सीए की मार्केट लाहौर के किस फेज में, किस एरिया में ज़्यादा? सीए कॉलेजेस कहाँ में पाए जाते हैं? गार्डन टाउन कह सकते हैं हम उसको? गार्डन टाउन नहीं है तो वो क्या वर्चुअल मार्केट है? इंटरनेशनल मार्केट है? नेशनल मार्केट है? लोकल मार्केट है? लोकल मार्केट। ये बताइए, क्या वो फाइनेंशियल मार्केट है? गुड्स मार्केट है? सर्विसेज मार्केट। आपने मोबाइल ख़रीदना, आप जाएंगे हफीज़ सेंटर। हफीज़ सेंटर वर्चुअल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, नेशनल मार्केट है? इनमें से क्या है? गुड्स मार्केट। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये लाइनें पढ़िएगा ज़रा। क्या समझ आई? कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे इंसान दूसरे इंसान से मिलता है,
उससे बातचीत करता है, उसको समझता है, उससे बार्गेन करता है, उसके साथ अपनी पीआर बनाता है। तो ये ऐसी मार्केट है जो कि क्या है, हाईली पर्सनलाइज्ड मार्केट। फिर एक कुछ ऐसी मार्केट्स भी होती हैं जो कि बियॉन्ड बॉर्डर्स काम करती हैं, यानी कि अगर मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, अब शायद मेरा उस बंदे के साथ कभी भी फेस टू फेस रब्ता ना हुआ हो, सब कुछ किस पे हो रहा है, कॉन्टैक्ट्स पे हो रहा है, फ़ोन पे हो रहा है या मेल्स पे हो रहा है। तो ये मार्केट्स क्या कहलाएंगी, मार्केट्स ऑपरेटिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। और जहाँ पे हाईली पर्सनलाइज्ड टच है वो मार्केट्स कौन सी होती हैं, पर्सनलाइज्ड मार्केट, जहाँ पे आप जाते हैं, जाके बायर से मिलते जाके सेलर से मिलते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, अपनी पसंद का सामान निकलवाते हैं, पैसे तय करते हैं, बार्गेन करते हैं और पैसे उसको पे करते हैं और सामान लेके आ जाते हैं। याद है कॉल डन? एक दफ़ा जल्दी से रीड कर लें सारा। हो गया? याद है कोई सवाल? मार्केट क्या है समझ आती है? इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज समझ आते हैं? ठीक है। अब डिमांड के ऊपर आते हैं। डिमांड, मुझे एक पेन चाहिए, तो पेन को बाय करने के लिए आई शैल बी विजिटिंग अ स्टेशनरी शॉप। और अगर मुझे पेन नहीं चाहिए तो क्या मैं फिर भी स्टेशनरी शॉप जाऊंगा? क्यों? क्योंकि मेरी क्या नहीं है, डिमांड। तो डिमांड बेसिकली क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज विच बायर्स आर रेडी एंड विलिंग टू बाय। दो चीज़ें हैं, बायर्स क्या हैं, रेडी हैं और दे आर willing to buy at a given time and at a given price over a given period of time। कितने वेरिएबल्स हो गए? ज़्यादा है। पहला क्या है, डिमांड या गुड्स की होगी या सर्विसेज की होगी। डिमांड कौन जनरेट करता है, बायर या सेलर? बायर। और बायर कब जनरेट करेगा? जब उसके पास विलिंगनेस होगी और वो खरीदने को क्या है, तैयार है। एंड वो एक गिवन टाइम के लिए होगी। जब वो वक्त ख़त्म हो गया तो उसकी वो डिमांड भी ख़त्म हो गई। अब अगर मुझे पेन चाहिए था, मैंने पेन जाके बाय कर लिया, क्या अब मुझे पेन की ज़रूरत है? नहीं। एट अ गिवन प्राइस। अब ये प्राइस सेम भी रह सकती है और चेंज भी की जा सकती है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं आसानी के लिए, विलिंगनेस टू परचेज प्लस परचेजिंग पावर। विलिंगनेस टू परचेज प्लस परचेजिंग पावर। एक फ़कीर है, उसका बहुत दिल करता है कि उसके पास iPhone 15 हो, मगर उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या वो उसकी डिमांड कर सकता है? क्यों? उसके पास क्या नहीं है, मगर वो खरीदना चाहता है, उसकी विलिंगनेस है, तो क्या वो डिमांड जनरेट कर सकता है? नहीं। एक बहुत ही अमीर शख्स, करोड़ों उसके पास मौजूद है, वो मिठाई खाना चाहता है, मगर उसको डायबिटीज़ है, खा सकता है? डिमांड जनरेट कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, खाएगा तो मर जाएगा। परचेजिंग पावर है, मगर अब वो क्या नहीं है, विलिंग नहीं। पहले वाली मिसाल में वो जो फार्मर था या वो जो मजदूर था वो विलिंग था, मगर उसके पास पावर नहीं थी। और अमीर के पास ताकत है, मगर वो, यही अमीर अगर iPhone 16 लेना चाहता, ले सकता, विलिंगनेस भी है और परचेजिंग पावर भी। तो डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास दोनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए। पहली क्या है,
willingness to purchase, and second is purchasing power. Every desire or want is not a demand, but it implies the ability to purchase the good or service. If a consumer holds only one of them, demand does not. इनमें से कोई भी एक होगी तो डिमांड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। भाई एक स्टूडेंट है, उसका बहुत दिल चाह रहा है कि वो बर्गर खाए, मगर जो बर्गर की प्राइस है वो है 600 रुपया और उसकी जेब में है 150 रुपया। खा सकता? नहीं खा सकता। तो क्या चीज़ मिसिंग है? परचेजिंग पावर। उसके पास जेब में पैसे नहीं है, मगर क्या उसका दिल कर रहा है बेचारे का, ख्वाहिश तो है उसकी। ये दो एग्जांपल्स देखें, समझ आती हैं आपको? एक पुअर किसान एक हार्वेस्टर ख़रीदना चाहता, मगर ये उसकी क्या है? ख्वाहिश। उसके पास उसके पैसे और नीचे एक स्टूडेंट बर्गर अफोर्ड नहीं कर सकता या कर सकता है, यहाँ पे क्या है? कर सकता है मगर उसका मूड नहीं है। तो पावर तो है मगर वो विलिंग नहीं है, तो वो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। डन यहाँ तक? डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? एनीवन? वो डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट्स वो चीज़ें जो कि डिमांड को कम या ज़्यादा करने में हेल्प करते हैं। अभी हमने क्या कहा था पीछे कि डिमांड करेगा या डिमांड नहीं करेगा, मगर क्या वो डिमांड हाई होगी या वो डिमांड लो होगी, ये फैसला कौन करेगा? डिटर्मिनेंट्स। पहला है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। पहला क्या है? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। आपके पास जेब में 100 रुपया हो, आप गए मार्केट में चीज़ बाय करने के लिए, चीज़ आपको मिल गई 20 रुपये की। तो 20 रुपये की चीज़ क्या आप उसको बाय कर लेंगे? अगर वही चीज़ एकदम से 20 रुपये से बढ़ के 200 रुपये की हो जाए तो क्या बाय करेंगे? आपके जेब में कितने पैसे हैं? 100 रुपया। चीज़ कितने की है? 200 रुपये की। इसका मतलब है कि अगर एक प्रोडक्ट X हो, उसकी प्राइस बढ़ रही हो, क्या हो रही हो? बढ़ रही हो, तो उसकी डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी? डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होती है? कम होती है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है। अगर आपकी इनकम बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए? जेब में पैसे बढ़ जाएं और प्राइस उतनी ही रहे, तो इनकम के बढ़ने से डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी। तो इनकम के बढ़ने से डिमांड पे क्या फ़र्क आएगा? बढ़ जाएगी। वेदर कंडीशंस। सर्दियों का मौसम हो, चाय पीनी हो, कॉफ़ी पीनी हो, या गर्मियों के मौसम में कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। तो सीजनल जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी डिमांड को क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं। बढ़ भी सकती है डिमांड और कम भी हो सकती है। सर्दियों में चाय कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, मगर गर्मियों में चाय कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाती है। सर्दियों में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है, कम हो जाती है, और गर्मियों में बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अगर गवर्नमेंट ये कह दे
या कहीं से पता चल जाए, हिंट मिल जाए कि एक हफ्ते के बाद पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो आज क्या मैं वेट करूंगा प्राइसेस बढ़ने का, या आज जाके टैंकियां फुल करानी शुरू कर दूंगा? आज जाके टैंकियां फुल करानी स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर फ्यूचर में प्राइस ने बढ़ना है तो आज उसकी डिमांड क्या होगी? ज़्यादा। और अगर फ्यूचर में डिमांड ने कम होना है, प्राइस ने कम होना है, तो आज उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर फ्यूचर में पेट्रोल ने शॉर्ट हो जाना है, नहीं मिलेगा, तो आज करंट स्टेट पे डिमांड बढ़ेगी या कम? बढ़ जाएगी। और अगर फ्यूचर में पता है कि इसने शॉर्ट नहीं होना, सस्ता हो जाएगा, तो आज अगर मुझे परचेस करने जाना भी था तो मैं फ्यूचर में बाद में भी बाय कर लूँगा, मुझे कोई ख़ास मसला नहीं है। तो आज उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नंबर ऑफ बायर्स, जितने ज़्यादा बायर्स डिमांड उतनी ज़्यादा या उतनी कम? उतनी ज़्यादा। तो बायर्स के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। फैशन का क्या इम्पैक्ट होता? फैशन, डिमांड बढ़ जाती है। हर बंदे ने जब फैशनाइज करना है खुद को, तो वो मार्केट में जाके सामान बाय करना शुरू कर देगा। तो फैशन के आने से, नए ट्रेंड के आने से डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। टेस्ट, उस रेस्टोरेंट का टेस्ट खाने का बहुत अच्छा है, तो उस पे लोगों का रश ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। तो जितना अच्छा टेस्ट डिमांड उतनी ही ज़्यादा, जितना ख़राब टेस्ट डिमांड उतनी ही कम। व्हाट अबाउट एडवर्टीजमेंट? व्हाट अबाउट एडवर्टीजमेंट्स? अगर चीज़ें एडवर्टाइज हो रही हैं, आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, ख़बरों में, अखबारों में बार बार एक नए प्रोडक्ट की ऐड देखते हैं, तो क्या इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है? बाय करने का दिल करता है। और अगर जेब में पैसे भी हों तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट डिमांड उतनी ही ज़्यादा, और जितनी कम एडवर्टीजमेंट डिमांड उतनी ही कम। रिपीट करता हूँ, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी। ये एसी आज 2 लाख रुपए का है, पास्ट में यही एसी 1.5 लाख रुपए का बिकता था। तो जब इसने 1.5 लाख से 50,000 रुपये इंक्रीज किया, तो इसकी डिमांड बढ़ी होगी या कम हुई होगी? कम हुई होगी। इनकम बढ़ने से, जितनी जेब में पैसे डिमांड उतनी ही ज़्यादा। वेदर कंडीशंस इफेक्ट करेगा, डिपेंड करेगा, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, अगर पता है कि फ्यूचर में प्राइस ने बढ़ना है तो आज उसकी डिमांड ज़्यादा। एक्सपेक्टेड फ्यूचर शॉर्टेज बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ बायर ज़्यादा हो तो फैशन आ गया नया तो डिमांड, टेस्ट अगर अच्छा है तो डिमांड, एड्स अगर चल रही हो तो डिमांड बढ़ जाएगी। याद है? क्लियर है? एक पॉइंट अगर आपने गौर किया हो तो मैंने उसको थोड़ा सा अलग कलर से किया हुआ है, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड। ये क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं, मगर सबसे पहले इसकी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। बल्कि आप लोग पढ़ें जरा, जूम, इस पे जूम करना। हाँ जी, चेंज इन प्राइस का क्या आ रहा है? जब प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। चेंज इन इनकम, जितनी ज़्यादा इनकम डिमांड उतनी ही ज़्यादा। टेस्ट डिपेंड करता है कि आपके लाइकिंग पे और डिसलाइकिंग पे, उसके मुताबिक इसकी डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है। वेदर के ऊपर, सर्दियों में डिमांड फॉर टी और कॉफ़ी, और गर्मियों में उतनी ही कम। चेंज इन पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा आवाम उतनी ज़्यादा डिमांड। और एडवर्टाइजमेंट,
जितनी कामयाब एडवर्टाइजिंग उतनी ही ज़्यादा उसकी डिमांड। याद है, ऑल क्लियर है, आसान लग रहा है जी। सर क्वेश्चन है कि जिस तरह आपने बताया कि फ्यूचर में शॉर्टेज रहेगी तो डिमांड तो कम होगी ना, आज कम होगी। आज कम होगी, जो क्वेश्चन है वो आपने लिखा हो कि आज कम है कि फ्यूचर में? फ्यूचर में अगर शॉर्ट होनी है, फ्यूचर में नहीं मिलनी, आज कम कैसे हो सकती है डिमांड? आज बढ़ेगी। अगर मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में पेट्रोल नहीं मिलना, तो आज मेरी कोशिश होगी कि मैं जाके मैक्सिमम को एक्वायर कर लूँ। डन? यहाँ तक ऑल डन है। अब वो पॉइंट जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ था, क्या लिखा हुआ है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, आगे कुछ लिखा हुआ है वाई। अभी हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे? एक्स की। अब हम किसकी बात करेंगे? अब देखेंगे कि वाई की प्राइस के बढ़ने से या कम होने से एक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब मेरे पास कितने गुड्स हैं? दो, एक और दूसरी वाई। सब्स्टिट्यूट्स। ये सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं जी? आप पेन लेने गए थे, पेन का कोई सब्स्टिट्यूट था? अगर पेन ना मिलती है आपको मार्केट में, शॉर्ट हुई हुई है, तो क्या उसकी जगह पे कुछ और लेकर आया जा सकता है? ट्राउज़र लेकर आया जा सकता है। तो पेंट एक सब्स्टिट्यूट है किसका? ट्राउज़र का। या ट्राउज़र एक सब्स्टिट्यूट है किसका? पेंट का। और बताइए सब्स्टिट्यूट्स क्या होते होंगे? हाँ ठीक है। और डॉलर का पेन नहीं मिल रहा तो पियानो का इस्तेमाल किया जा सकता है। और चाय, कॉफ़ी, कोक, पेप्सी, गौरमे और नेक्स्ट कोला। और बताएं, और बताएं। नान या रोटी, जूस नहीं तो पानी। और बताएं। व्हाट आर सब्स्टिट्यूट्स? ऐसी प्रोडक्ट जो कि ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल की जा सकती है, कि अगर एक चीज़ ना हो तो बायर उसके वापस आने का वेट नहीं करता, वो दूसरे के पास मूव हो जाता है, चला जाता। ये क्या कहलाते हैं प्रोडक्ट्स? सब्स्टिट्यूट्स। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मक्खन और मार्जरीन क्या सब्स्टिट्यूट है? मक्खन जैम या मक्खन मार्जरीन, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट्स हैं। मेयोनीज और मक्खन आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट्स हैं। नान और रोटी आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट्स हैं। चलिए अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मार्केट में इस प्रोडक्ट की प्राइस थी पहले 100 रुपया। कितनी प्राइस थी? ये है ईयर 1 में। ईयर 2 में इसकी प्राइस एकदम से बढ़ के 150 हो गई। तो प्राइस इंक्रीज हुई है, यानी कि प्राइस क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हुई होगी? कम या ज्यादा? कम। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो गई? मगर प्रोडक्ट कौन सा है? एक्स। और वाई का क्या है? सब्स्टिट्यूट। अब अगर एक बायर जिसने एक्स प्रोडक्ट बाय करना था, मार्केट में प्राइस उसकी क्या हो गई है? बढ़ गई है, मगर वाई की प्राइस अभी भी 100 रुपया ही है। ये भी ईयर 1 में 100 थी, ये भी ईयर 1 में क्या थी? 100। ये ईयर 2 में क्या हो गई? 150, मगर ये ईयर 2 में 100 ही रही। वो बायर जो एक्स बाय करने के लिए मार्केट में गया था, अब वो क्या बाय करेगा? अब वो क्या बाय करेगा? वाई। तो क्या मैं कह दूं कि एक्स की प्राइस बढ़ने से एक्स की डिमांड कम हुई, मगर उसकी वजह से वाई की डिमांड ये समझ आई चेन? क्या बोला मैंने? बताया। कोक पहले थी 100 रुपए की, बढ़ के होगी कितने की?
₹150 की। अब एक बंदा जिसने सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करनी है और वो इतना ब्रांड लॉयल भी नहीं है, तो वो किसकी तरफ मूव करेगा? टूवर्ड्स द सेम सब्सटीट्यूट। गॉर्मे इज नॉट अ सेम सब्सटीट्यूट ऑफ कोक पेप्सी, उनका ब्रांड अलग है। गॉर्मे कैन बी अ सब्सटीट्यूट फॉर नेक्स्ट कोला, मगर नेक्स्ट कोला इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर कोक या पेप्सी। तो इसको हम कहते हैं क्लोज सब्सटीट्यूट। क्या कहते हैं? क्लोज सब्सटीट्यूट। जिस तरह लिप्टन, दानेदार, टपाल, अगर आप इनको किसी कंटेनर में ऐड करें अलग अलग, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि इसमें से लिप्टन कौन सी है, दानेदार कौन सी है? नहीं पहचान पाएंगे। तो ये आपस में क्या है? क्लोज सब्सटीट्यूट्स। इस तरह कोक और पेप्सी आपस में क्या है? क्लोज सब्सटीट्यूट्स। नेक्स्ट कोला और गॉर्मे क्या है आपस में? क्लोज सब्सटीट्यूट्स। तो कोक की प्राइस 100 थी, बढ़ के कितने की हो गई? 150 की। ये 150 वाला कस्टमर अब इसको बाय करने नहीं जाएगा। इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड क्या हो गई है? जिसकी वजह से इसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इसको चेन फॉर्म में लिखना चाहूँ, इट कैन बी व्हेन प्राइस ऑफ एक्स increases, it results into decrease in demand for X, which results into increase in demand for Y. और ये किसके लिए है? सब्स्टिट्यूट्स के लिए। ये किसके लिए था? अब जरा पढ़िएगा। रीड करें, क्या कह रहा है? सब्स्टिट्यूट्स आर प्रोडक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई द सेम वांट और नीड। फॉर एग्जांपल चाय या कॉफी। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इन प्राइस। अब देखें जरा, डायरेक्ट है प्राइस ऑफ वन गुड, ये बढ़ रहा है तो साथ क्या बढ़ रहा है? डिमांड फॉर अदर गुड। यानी कि ये मेरी गुड थी, एक्स क्या है? ये मेरी गुड है, और वाई क्या है? हमसाये की गुड, सब्स्टिट्यूट। तो देखें, इसके इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड क्या हो रही है, मगर मेरी अपनी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड डिमांड फॉर गुड। ये लाइन पढ़िएगा। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ती है तो डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीजेज। ऑन द अदर हैंड, अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कॉजेज डिक्रीज इन डिमांड फॉर। चलें, ये बताइए मुझे, कोक ने अपनी प्राइस गिरा दी, वो 100 रुपये से 80 रुपये पे ले आए बोतल को। इसकी डिमांड, कोक की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। इट मीन्स कोक की डिमांड बढ़ गई। अब वो कस्टमर जो पेप्सी के पास था, अब पेप्सी बनिस्बत कोक के 20 रुपये क्या हो गई है? महंगी हो गई है। तो क्या अब वो कस्टमर पेप्सी वाला कोक के पास आएगा बाय करने के लिए? इट मीन्स कि अब डिमांड फॉर वाई क्या हो जाएगी? अब ये देखें, प्राइस ऑफ एक्स भी कम हो रही थी, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ वाई भी क्या हो गई है? कम। तो ये रिलेशनशिप कब आएगा? जब आप किसकी बात कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हैं। एम आई क्लियर टिल नाउ? आज की आखिरी बात करते हैं। आज की आखिरी बात है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो सोच के बताएं, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? एक चीज खरीदी है उसके साथ दूसरी
बाय वन गेट वन फ्री नहीं है ये। दो ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आपस में साथ में इस्तेमाल होते हैं, आप उनको अलग अलग इस्तेमाल एज सच नहीं कर सकते। जिस तरह पैंट और बेल्ट, वो घड़ी और उसके अंदर लगा हुआ सेल, ये प्रेजेंटर और प्रोजेक्टर। ऐसी गुड्स जिसकी डिमांड क्या होती है, जॉइंट डिमांड होती है, सच एज जैम एंड ब्रेड। वहां पे रिलेशनशिप क्या था, यहां पे क्या होगा, इनवर्स। इनवर्स किसे कहते हैं, जब एक चीज बढ़ रही तो दूसरी चीज। एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्राइस ऑफ पेंट बढ़ गई, होगी बात है। प्राइस ऑफ पेंट अगर बढ़ गई है, मुझे बताइए पेंट की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, कम हो जाएगी। अब अगर पेंट की प्राइसेस बढ़ गई हैं और लोग पेंट बाय नहीं कर रहे, तो क्या मार्केट में बेल्ट्स बिका करेंगी, तो इट मींस कि अब डिमांड फॉर बेल्ट्स भी कम हो गई। और अगर पेंटों की प्राइस मेरी कम हो गई है, मार्केट में पेंटों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे बेल्टों की डिमांड, तो इसके बढ़ने से ये क्या हो रही है, कम हो रही है, और इसके कम होने से ये क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट है, इनवर्स है, इनवर्स रिलेशनशिप। इट इज इनवर्स रिलेशनशिप। यहां तक और बातें समझ आ गई, क्लियर है। डिमांड फॉर अ गुड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर आपने बचपन में मैथ पढ़ा हो तो फंक्शन नाम एक टॉपिक आपने सीखा होगा। डिमांड फॉर एक्स इज फंक्शन ऑफ पी एक्स, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स, पी वाई प्राइस ऑफ वाई, इनकम आई, डब्ल्यू वेदर कंडीशंस, एफ पी एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, एफ एस एक्सपेक्टेड फ्यूचर शॉर्टेज, एफ फैशन, बी नंबर ऑफ बायर्स, टी टेस्ट, ए एडवर्टीजमेंट, और एच से मुराद है एनी अदर। कुछ और भी इसके अलावा हो सकते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो मैंने ये और ये दो डिफरेंट कलर से किया था और नीचे के कलर्स डिफरेंट थे। क्या ये ऐसा ही हो गया या इसके पीछे कोई लॉजिक हो सकती है, कोई लॉजिक हो सकती है। अब बात सुनिए गौर से, अगर चेंज प्राइस की वजह से आ रहा है, आज की बिल्कुल आखिरी बात कर रहा हूं, अगर चेंज किसकी वजह से आ रहा है, तो उसके लिए वर्ड होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और उसके लिए जो शॉर्टकट है, ये जो शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज QD, दैट इज QD। और अगर इसके अलावा कोई और चेंज है, यानी कि X की प्राइस के अलावा अगर Y की प्राइस के साथ चेंज आ रहा है, इनकम के साथ आ रहा है, वेदर के साथ है, फ्यूचर प्राइस के साथ है, फ्यूचर शॉर्टेज के साथ है, नंबर ऑफ बायर्स, फैशन, टेस्ट, एड्स, कुछ भी, ये इसको हम कहते हैं इट इज सिंपल चेंज इन डिमांड। तो फर्क क्या हुआ, अगर प्राइस इफेक्ट है तो उसका नाम क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और अगर प्राइस ऑफ गुड्स से हट के कोई और इफेक्ट है, वो बेशक उसका फ्यूचर प्राइस ही क्यों ना हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, करंट प्राइस की, तो इस प्राइस से हट के अगर कोई और इम्पैक्ट है जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है, तो उसको हमने क्या नाम देना है, चेंज इन डिमांड। और अगर फर्क उस मेन प्रोडक्ट की मेन करंट प्राइस से है, तो उसका नाम क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। डन यहां तक।
पक्की बात है? कोई सवाल, कोई मसला? मैं दोबारा बता देता हूँ। दो वर्ड्स है हमारे पास, एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक है चेंज इन डिमांड। जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ये उस वक्त चेंज होगी जब प्राइस फैक्टर होगा। जब फैक्टर कौन सा होगा? प्राइस। और किसकी प्राइस? यानी कि उसी मेन गुड की प्राइस, जो कि ये था कि इसकी प्राइस बढ़ी तो इसकी डिमांड कम होगी, बस इतना, आगे नहीं जा रहा। इसके अलावा अगर कोई और फैक्टर आ रहा है, प्राइस ऑफ गुड वाई, इनकम ऑफ कंज्यूमर, वेदर, फ्यूचर की प्राइस चेंज, ये सारे, इससे हटके ये सारे क्या लाएंगे? चेंज इन डिमांड। यानी कि अगर प्राइस डिटर्मिनेंट है, बात सुनने गौर से, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइस डिटर्मिनेंट है तो उस चेंज का नाम क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर प्राइस से हटके कोई और डिटर्मिनेंट है तो चेंज इन डिमांड। दोनों अल्फाज में फ़र्क किस चीज़ का आया? क्वांटिटी का। ये फ़र्क क्यों है? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? ये सारी बातें हम लोगों ने कल कवर करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।